हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम को फोकस करते हुए बिहार स्पेशल का ये खास टॉपिक लाया हूँ। यहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये पूरा हमारा सीरीज चल रहा है और उससे आपको बेहतर आइडिया है कि हमारा अप्रोच क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार राज्य की बात की जा रही है और यहाँ के मेन कैश क्रॉप यानी नगदी फसल के बारे में आपको बताना है। टी यानी कि चाय, रबर या शुगर केन यानी कि गन्ना, या ऑप्शन डी है कोकोनट एंड कॉफी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सवाल को आप पढ़ते हैं तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, मेन लिखा हुआ है, क्योंकि चाय जो है ये भी बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और अभी के लिए इसको इंडस्ट्रियल टैग वगैरह की बात की गई कि जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सर्टिफाई किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मूव है, हमने करेंट अफेयर में उन चीजों को कवर भी किया है। बट यहाँ जब मेन कैश क्रॉप पूछा जाए तो बिहार के लिए वो शुगर केन है। खासकर जब आप बीपीएससी मेंस का एग्जाम लिख रहे होते हैं उस समय शुगर इंडस्ट्री पर सवाल पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछे जाते हैं, और वहां पर बिहार के शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री का चर्चा विशेष तौर पर होता है। जो चंपारण का क्षेत्र है, जो गोपालगंज का क्षेत्र है, ये काफी फेमस है और आजादी के पहले के भारत में भी बिहार जो है वो अग्रणी राज्य था शुगर के प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में। बट वो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुकी है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं वो बंद हो चुके हैं विथ टाइम, और अब जो है शुगर केन की जो इंडस्ट्री है और शुगर की इंडस्ट्री वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस पर भी सवाल बनता है कि क्या वजह है कि यहाँ से इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो पलायन कर रही हैं। अगर बिहार के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये करीब 93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें कि 56 लाख हेक्टेयर जो है वो करीब नेट कल्टीवेबल एरिया है और ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया करीब 80 या कह लें कि 79.46 हेक्टेयर है। इस टाइप से हम देखते क्या हैं कि करीब 33.51 लाख हेक्टेयर नेट एरिया और 43 लाख हेक्टेयर जो कहें कि ग्रॉस एरिया है, ये इरिगेशन वगैरह के फैसिलिटीज से अवेल करता है अपने आप को। बाकी जगहों पर रेन पर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस ज़्यादा है या अन्य माध्यमों से वहां पर खेती की जा रही है, इरिगेशन के डायरेक्ट फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ बिहार में अगर प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स की बात की जाए तो यहाँ पे धान यानी कि पैडी है, गेहूं है, मेज यानी मक्का है, और दलहन है और तेलहन भी होता है। बट ये चार मेन हो गए। जब हम कैश क्रॉप की बात करें तो सबसे पहले शुगर केन को बोलेंगे। पोटैटो भी है बिहार में, टोबैको यानी तंबाकू की खेती की जाती है, और ऑयल को यहीं पर प्लेस करना ज्यादा अच्छा होगा। तेलहन कैश क्रॉप में कई बार कंसीडर किया जाता है, साथ ही प्याज हो गए, मिर्च हो गए, चिल्ली, और जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी प्रचलन है और वहीं पर इसके लिए खास तरीके के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाते हैं। और फॉरेस्ट एरिया वगैरह के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा कि बिहार का क्या टारगेट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, और जो एक हमने लक्ष्य रखा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का कि 33% जो टोटल एरिया का है वो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए, तो उस पर किस तरीके से सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है। जब शुगर की बात हो रही है, शुगर केन की बात हो रही है, तो एक और सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं यहाँ पे, वो ये है कि जो पहली सक्सेसफुल शुगर मिल है वो बिहार में कब सेटअप की गई थी। ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं कि पहली आयरन फैक्ट्री, पहली कॉटन फैक्ट्री बिहार इंडिया की, इस तरीके से। तो ये सवाल कि बिहार में पहली शुगर मिल कब सेटअप की गई थी, 1903 में, 1905 में, 1910 में, 1915 में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब ये आप समझ रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया में ही ये सब कुछ हो रहा था, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा। तो ये बात है सन 1903 की, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे कि कहां पर, तो
जो बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिसकी हेडक्वार्टर छपरा है, वहां के एक जगह जिसका नाम है मढ़ौरा। मढ़ौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और वहां बिहार का पहला शुगर इंडस्ट्री सेटअप किया गया था सन 1903 में। बिहार में हम देखते हैं कि करीब 3 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो शुगर केन के कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। और ये जो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन है 2018-19 वर्ष इस समय की अगर बात करें तो करीब 8.5 लाख मैट्रिक टन था। तो एक मोटे तौर पर आपको आइडिया रहे कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाए कि कोई एक रफ आइडिया दीजिए, तो वैसा नहीं हो कि आप एकदम वेग में चले जाए, आपको आइडिया ही नहीं लगे कि कितना क्षेत्रफल, यानी 93 लाख हेक्टेयर हमारा क्षेत्रफल है, उसमें से हम देखते हैं कि करीब 3 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ पे शुगर केन की खेती हो रही है। इस तरीके से थोड़ा इंफॉर्मेशन रहना बहुत अच्छा होता है। इंडस्ट्रीज की ही बात चल रही है तो इंडस्ट्री पर एक और सवाल, वो ये कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? अप्रैल 2011, जून 2012, मई 2015, मार्च 2017, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां आप देख रहे हैं कि महीने के नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साल जो है बिल्कुल अलग अलग है। एक अगर साल होता और फिर महीने अलग होते तो क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाता। यहां पर आप थोड़ा बहुत भी आइडिया रखे हैं साल का तो आप इसको बता सकते हैं। बिहार स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई थी मार्च 2017 में। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, और जब जो नई लीडरशिप आई थी यूनियन लेवल पर, और जहां पर बातें की जा रही थी कि हम स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, डिजिटल इंडिया के तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा था। हम यहाँ पर इनोवेशंस को फोस्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे इनोवेशंस को, और आत्मनिर्भरता की आजकल बात हो रही है पोस्ट कोविड के टाइम में, और यहाँ पर उद्यमिता को प्रमोट किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। कई तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल मॉडल और सक्सेस स्टोरी जो है हमें रोज सुनने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर 2017 में बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ताकि बिहार को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया जा सके स्टार्टअप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और लोग आए हमारे यहाँ निवेश करें। इससे क्या है कि रोजगार भी उत्पन्न हो, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां खड़ी हो, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, अल्टीमेटली इससे हमारा राज्य जो है वो फायदे में रहेगा। और इस तरीके से जब आप वेबसाइट खोलते हैं बिहार गवर्नमेंट की, स्टार्टअप बिहार की, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से पूरा ये फ्रेमवर्क यहाँ बताया गया है। यहाँ पर ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर दिया गया है। इससे पता चलता है कि हाँ ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया डोंट वेट, यानी कि आप अपना आइडिया लाइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, ये बातें बताई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी से है। एक लेक का आपको नाम बताना है, जो कि लेक बहुत सारे छोटे छोटे लेक यानी झीलों से मिलके बना है, और जो छोटे छोटे झील हैं उनमें जमुनिया झील है, सरिया झील है, कुमिन झील है, गोबरा झील है। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि ये सारे झील मिला के बिहार में कौन सा इंपॉर्टेंट झील बनाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसको आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ऑप्शंस है कांवर झील, जिसको कि हाल में ही रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत रामसार साइट का दर्जा मिला है, या फिर मोती झील, या फिर सिमरी झील, या फिर गोगाविल, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिमरी झील। कहां पर है? तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट के सिमरी डिवीजन में है, और यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हैं जिनका इंटीग्रेशन एक साथ सिमरी झील कहलाता है। और इसका शेप क्या है? तो हॉर्स शू शेप्ड है, ऐसा कह लें। कांवर झील कहां पर है? तो आप जानते हैं कि बेगूसराय में है, और जो सिमरी झील का पूरा का पूरा कह लें कि जो लोकेशन है उससे अगर कहें कि साउथ वेस्ट में है कांवर झील, यानी कि आप देखेंगे कि इस जगह पर ऐसे यहाँ कांवर झील है। और जो कुशेश्वर स्थान है, इसके बारे में भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, और वो कहां पर है? तो इसके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। यानी कि पूरा का पूरा आपको एक रीजन समझ आ रहा है कि कोसी बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान झील जो है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। उसका एरिया जो है मतलब 20 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब जब झीलों की बात करते हैं तो एरिया वेरिएबल क्यों बताते हैं?
जब बरसात का टाइम आता है तो उनका एरिया बढ़ जाता है और फिर वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उनका एरिया कम हो जाता है। इसलिए जो वेटलैंड्स होते हैं उनके फिक्स्ड एरिया नहीं बताए जाते हैं। ये भी एक बात है जो कि बढ़ता घटता रहता है, ये आपको याद रखना है। वर्षा काल में अधिक हो जाएगा एरिया और जब ड्राई टाइम आएगा उस समय कम हो जाएगा। और जो यहाँ पर हम कुशेश्वर स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, फिर भी जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काम की बात है कि यहाँ पर कुछ नदियां हैं, जैसे कि कमला नदी है या करेह नदी है, तो इन नदियों का पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, गैदर होता है और फिश प्रोडक्शन के लिए झील ये सब जाने जा रहे हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और एक घोघा झील है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, घोघा बिल कहते हैं, जो कि बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व लेक है। इस तरीके से उसका एरिया करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें भी कई छोटे छोटे झील्स हैं। और सिमरी जो है, इसको कई बार सिमरी बख्तियारपुर झील कहते हैं। अब आपको क्या है कि बाढ़ बख्तियारपुर का जो क्षेत्र है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। और जमुनिया, सरदिया, कुमरी, गोबरा, ये सब इसमें छोटे छोटे झील हैं। तो उन सारे छोटे छोटे झीलों का नाम ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, बट ये सारे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इनके बारे में आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। इस पर सवाल बनने बहुत लाजमी है। अगला सवाल ये देखिए, बिहार के संदर्भ में है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल सीरीज जो है उसका क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेल नदी किसकी एक सहायक नदी है। अगर ये क्वेश्चन हो और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हटा के कुछ और ऑप्शंस रहें तो उसका कुछ और भी जवाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि महानदी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तेल। मतलब महानदी जो नदी है, जो उड़ीसा की एक इंपॉर्टेंट नदी है, उसकी तेल, सुखतेल, संदूर, रेरी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। बट हम यहाँ बिहार के संदर्भ में कन्फाइन करके रख रहे हैं खुद को। किसकी सहायक है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोच के सही जवाब दीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा की, इसमें छोटी गंडक, कौना, झारी, डाहा, तेल, ये सारी नदियां हैं। बट है क्या ना कि किसी वजह से ये नदी जो है तेल चर्चे में आ गई थी, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को डाला। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि हर एक छोटी छोटी नदी को याद करना है बिहार के संदर्भ में, बट हाँ, वजह क्या है आप समझ गए क्वेश्चन का। तो ऐसे किसी वजह से इनकेस न्यूज में कोई नदी वगैरह आ गई है तो उसको अच्छे से आपको कवर कर लेना होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सॉइल से ये क्वेश्चन है। वैसे ये देख लीजिए, आपको ये क्षेत्र मालूम हो गया कि ठीक है, ये घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, कोंकई, महानदी, ये महानंदा, नॉट महानदी, और ये इस तरीके से साउथ बिहार की नदियां। एक बार दिमाग में माइंड मैप जो है ना तैयार रहना चाहिए, कोई भी सवाल आए हम देख सके, समझ सकें और कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे बीपीएससी एक टफ सवाल पूछ दिया था कि गंगा नदी जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो यहां पर जिसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है वही सही जवाब दे पाएगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए माइन्यूटली बिहार के मैप को देखना है और इससे सवाल बनते हैं, बहुत ऑब्वियस ये बात है। अगला सवाल सॉइल से है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यानी आपको यहाँ पे सॉइल का नाम बताना है कि वो कौन सा सॉइल है जो कि बना है फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान के टूटने से इसमें से कौन सी मिट्टी बनी है। रेड एंड येलो सॉइल या फिर बल्थर सॉइल या ताल सॉइल या रेड सैंडी सॉइल या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब इस सवाल का कोई बिहार से विशेष कनेक्शन नहीं है। कहीं पर भी जब आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान टूटते हैं, पूरा रॉक साइकिल आपने पढ़ा है इस तरीके से कि ये रॉक साइकिल चलता रहता है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फोज्ड और सेडिमेंट्री, इनका एक साइकिल चलता रहता है। यहां पर इनके डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल बनता है वो रेड एंड येलो सॉइल होता है। होता क्या है कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो अब ऐसे सामने उभर के आ जाते हैं, फिर ऑक्सीडेशंस वगैरह होते हैं, आयरन की मात्रा होती है तो रेडिश कलर या और भी चीज़ों की वजह से उनका जो कलर है रेड से लेके ऑरेंज, येलोइश, यही सब कलर होता है मेजॉरली। और यहाँ पर आयरन की जो प्रेजेंस होती है वो रेड कलर देती है। कम फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी देखी जाती है। और ये सूटेबल होता है मोटे अनाजों के लिए, कोर्स ग्रेन के लिए, जो जैसे जवार, बाजरा, बार्ली, ऐसे अनाजों के लिए, या फिर दलहन के लिए भी ये सूटेबल होता है। अब बिहार के संदर्भ में आ जाए तो ये बिहार में सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो साउथ ईस्टर्न बिहार में,
यानी आप समझ गए कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी जो छोटा नागपुर का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। यानी कि बांका आपको याद रखना होगा, ये जो नवादा का क्षेत्र है ये हो गया, गया का क्षेत्र जो है ये, औरंगाबाद भी, ये सब कुछ भी आ जाता है, जमुई, मुंगेर, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ियां है ना, ये पूरा राजमहल का क्षेत्र है, तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन होगा तो इसी तरीके के सॉइल का निर्माण होगा। चलिए मिट्टी की बात हो रही है तो एक और सवाल मिट्टी से, अगले सवाल पे आ जाते हैं, और ये भी बिहार के ही सॉइल के संदर्भ में है। बलसुंदरी सॉइल, बलसुंदरी, यहां पर आपको बालू समझ आना चाहिए कि यहां पर सैंड कंटेंट हो, ऐसी मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी कहां मिलती है। और ये जूट वगैरह के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंगो के लिए, बनाना के लिए, लीची के लिए, साथ ही साथ पैडी, शुगर केन, व्हीट, ये सब होते हैं। टोबैको भी अच्छा होता है। यहाँ पे किस क्षेत्र में मिलता है, ये इनफ हिंट मैंने दे दिया है आपको कि आप आइडिया लगा सकें। और ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है ये बलसुंदरी मिट्टी के लिए जाना जाता है। ओके, इस मैप को देखिए, और हम इस स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये बलसुंदरी के लिए जाना जाता है। इंस्टेंस है कि यहाँ पर कहीं पर दोमट मिट्टी मिलती है। और बिहार के सॉइल को आप अच्छे से समझ लें, तराई सॉइल, लेवी सॉइल, ताल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम, खादर, बांगर किसको कहते हैं, ये सब में डिफरेंस मालूम चल जाए। पिछले बार बीपीएससी तराई पर भी सवाल पूछ चुका है, तराई सॉइल पे। और इस तरीके से एक दिमाग में आप मैप रख सकते हैं कि ये हिमाद्री अगर है, ये हिमाचल है, ये शिवालिक है, तो ये इस तरीके से होता है। इसके बाद जो है हमें नजर आता है कि ये भब्बर का बेल्ट होता है, और इसके बाद इस तरीके से तराई का क्षेत्र आता है। तराई के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ओल्ड एलुवियम मिलता है, और फिर न्यू एलुवियम मिलता है फ्लड प्लेन में, अगर ये नदी यहाँ बह रही है। इस तरीके से एक दिमाग में आइडिया रहे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पहाड़ से दूर जा रहे हैं नदियों के घाटी में, तो यहाँ पर वो पूरा इस तरीके से आपको स्ट्रेच का आइडिया रहे। बिहार में भी अब हम देखते हैं कि पहाड़ों से जो सबसे नजदीक का क्षेत्र है वहां पे तराई सॉइल, यानी कि ये देखिए तराई का ये क्षेत्र हो गया, जो कि नेपाल में सटा हुआ क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है जहां नदियों का ये फ्लड प्लेन है, यहां पर हमें फ्रेश एलुवियम देखने को मिलता है, जो काफी फर्टाइल होता है, तो उसको खाद कहते हैं। हिंदी में खाद मतलब फर्टिलाइजर को कहते हैं। तो ये खादर सॉइल होता है। जो ओल्ड एलुवियम है वो बांगर होता है, इस तरीके से। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं इसी सीरीज में एक मैप बेस्ड ही वीडियो लाऊं जिसमें बिहार के हर एक पहलू को मैप से समझा जाए, और वो 30-35 मिनट का एक वीडियो हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एक ऐसा मैप बेस्ड वीडियो हम ला देंगे आपके लिए। अगला सवाल जो है कि जो साउदर्न हिल रीजन है बिहार में, वो कितने डिविजन्स में बटा हुआ है। अब इनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मत समझ लीजिएगा, ये हिल डिवीजन की बात की जा रही है। 5, 10, 11, 13 या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साउदर्न हिली रीजन यानी किस क्षेत्र की बात की जा रही है, आप समझ रहे हैं, जहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, जहां पर इधर आपको पहाड़ देखने को मिले। तो बिहार में इसको हम टोटल 5 अलग अलग डिविजन्स में बांट के देखते हैं। पहले डिवीजन को कहते हैं कैमूर रोहतास प्लेट्यू, यानी ये पूरा क्षेत्र हो गया। ये हालांकि मैप थोड़ा गलत है, यहां पर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पहला डिवीजन हो गया कैमूर रोहतास प्लेट्यू। दूसरा जो है जिसको गया हिल्स कहते हैं, ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद नवादा हिल्स, ये तीसरा हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखें कि ये जो क्षेत्र है ना, नलंदा वगैरह का जो क्षेत्र है, ये राजगीर हिल्स कहलाता है। और इसके बाद ये मुंगेर हिली रीजन एक तरीके से कह लेते हैं। 5 वो मुंगेर से ही टूट के जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। तो ये 5 अलग अलग हिल डिविजन्स में हम साउदर्न बिहार के हिल्स को बांट के पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए आप रेडी हो गए। अगला सवाल, एक व्यक्ति का नाम बताना है और जिन्होंने बिहार के लिए स्टेटहुड की मांग की सबसे शुरुआती दिनों में, और जो नया प्रोविंस बना 1911 के बाद स्टेटहुड मिलती है बिहार और उड़ीसा को एक साथ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी हमसे जुदा हो जाता है, बाद में झारखंड भी। बट जो ये बिहार का स्टेटहुड है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन रहे बिहार से? सच्चिदानंद सिन्हा या अनुग्रह नारायण सिन्हा या आचार्य जेबी कृपलानी या बिरसा मुंडा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने वॉइस रेज किया सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार के लिए, और वो भी बात है सन 1889 की। इनका इत्तेफाक बिहार के शाहाबाद के क्षेत्र से है, बक्सर और भोजपुर के क्षेत्र से है। बात है 1894 की, जब एक जर्नल स्टार्ट होता है जिसका नाम है बिहार टाइम्स, और यहां पर स्टेटहुड की मांग जो है वो बढ़ने लगती है। बाद में और जो यूथ लीडर्स होते हैं जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सब इस मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले और बाद में जो सबसे बड़े फेस बनते हैं सेपरेट स्टेटहुड के वो तो अनुग्रह बाबू बनते हैं। बट यहाँ शुरुआती दौर की बात की जा रही है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये मेंबर होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और कब से कब तक रहते हैं तो 1899 से लेके 1920 तक लगातार ये मेंबर रहते हैं, और ये होम रूल लीग मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए, और सेपरेट स्टेटहुड बहुत बड़ा टॉपिक था उस समय के लिए। बाद में आप देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करने का, सिग्नेचर करने का टाइम आता है कि वो बन के रेडी हो जाता है, और जो भी लोग उसके मेकिंग में थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके सिग्नेचर लिए जाने थे, लेकिन इनकी हेल्थ जो है वो बहुत डिटोरिएट हो गई थी, और अब ये पटना में रहने लगे थे, और इनकी हालत ये नहीं थी कि दिल्ली जाके और कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करें। तो उस समय भारत के संविधान को सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर साहब के सिग्नेचर के लिए बिहार लाया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत हिस्टोरिक बात है, आप समझ सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? चंपारण सत्याग्रह के बारे में कई तरीके के सवाल हम लोग देखे हैं, गांधी जी का इंडिया में आना और किस तरीके से उनसे मिलते हैं राजकुमार शुक्ला जी, और उनके गांव का नाम भी आप जान लीजिए मुरली भरावा है, कई बार पूछा गया है, बीपीएससी भी पूछ चुका है। और चंपारण सत्याग्रह का अगर तिथि याद रहे 15 अप्रैल 1917 याद रख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो गैदरिंग है वो स्टार्ट होता है, और कुछ कुछ लीडर्स जो हैं जो काफी प्रोमिनेंट थे बिहार में, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, या फिर महादेव देसाई हुए, नरहरि पारिख, आचार्य कृपलानी, ये सब लोग गांधी जी से जुड़े उस समय। ये इस तस्वीर को आप देख सकते हैं चंपारण के सत्याग्रह के समय का ही है। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पर अनुग्रह बाबू, और ये यहाँ पर सारे लोग थे एक्सेप्ट जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जब जयप्रकाश नारायण जी की बात आई तो इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है, और 1942 में इनके सक्रिय योगदान को जाना जाता है। आजाद दस्ता इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय का जो कंसेप्ट है उससे भी आप इनको कनेक्ट करके याद रखेंगे। कुछ भी सवाल अगर बनता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से, बहुत कुछ है जानने के लिए इमरजेंसी के दौर से, बट वैसे सवाल आते नहीं है। अगला सवाल, Which among the following Indians was appointed as नायब दीवान यानी कि डेपुटी दीवान ऑफ बिहार बाई रॉबर्ट क्लाइव? अब आप समझ रहे हैं कि सब पलासी वगैरह का बैटल होता है, सिनेरियो जो है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्सेशन में, सब कुछ में। तो बिहार जो है जो कि एक प्रांत हुआ करता था बंगाल के लिए पूरे प्रेसिडेंसी में, तो यहाँ के लिए एक डेपुटी दीवान को अपॉइंट किया गया जो कि एक भारतीय था। कौन से वो व्यक्ति थे? ओमीचंद, मणिकचंद, राय दुर्लभ, सिताब राय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डेपुटी गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसके लिए अपॉइंट किया सिताब राय को नायब। नायब का मतलब ही होता है डेपुटी दीवान, ठीक है, बिहार के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सिताब रॉय। अगला जो सवाल है वो है कि बक्सर किन की राजधानी हुआ करती थी? यानी कि जो पहले छोटे छोटे साम्राज्य थे उसमें से एक की राजधानी हुआ करती थी बक्सर। बक्सर को आप कई तरीके से जानते हैं, अगर माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें बैटल ऑफ बक्सर के लिए जानते हैं, और भी बहुत वजहों से आप जान सकते हैं बिहार में बक्सर को। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये किन की राजधानी हुआ करती थी? उज्जैनी, चेरो, नुहानी, सूर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जब आप सूर डायनेस्टी वगैरह को देखते हैं आप समझते हैं कि मेडिएवल इंडिया की बात हो रही है, शेरशाह सूरी की बात हो रही है,
लेकिन बक्सर जो है ये राजधानी हुआ करता था उज्जैनियों का। और उज्जैन के जो राजा थे जिनका नाम था गजपत, उन्होंने अलायंस किया था शेरशाह सूरी के साथ और फिर डिफीट किए गए बंगाल के सुल्तान। बंगाल के सल्तनत को डिफीट किया गया और जो उज्जैनिस थे ये काफी पावरफुल थे इस क्षेत्र में, यानी कि बिहार में बक्सर का क्षेत्र, जगदीशपुर का क्षेत्र, डुमरांव का क्षेत्र। और ये सब कुछ चलता रहा जब तक कि ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं बढ़ जाता इस क्षेत्र में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं कि आर्यभट्ट जो कि ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे, उनका इत्तेफाक किस जगह से था? बिहार में वैशाली से या पाटलिपुत्रा, उदंतपुरी यानी कि आज का जो है बिहार शरीफ का क्षेत्र, या नालंदा या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। लेकिन उस समय बिहार के पाटलिपुत्रा को कुसुमपुर के नाम से जानते थे। ये क्या है कि बिहार का जो पटना है उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि कभी पाटलीग्राम कहा गया, कभी पाटलिपुत्र कहा गया, कुसुमपुर कहा गया, अजीमाबाद कहा गया, फिर पटना जो कि आज का नाम है। तो इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था या कुसुमपुर कह लीजिए। और ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और ये कह लें कि इनसे जो रिलेटेड जगह है जिसको तारेगना नाम से जानते हैं, बिहार में पटना के काफी करीब में है। और इनके बुक का नाम आप बता सकते हैं क्या? जी, इनके बुक का नाम है आर्यभट्टिया। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। हु पब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, जिसका नाम है बिहार हेराल्ड। अब ऐसे सवालों में दो टाइप्स होते हैं, या तो आपसे ईयर पूछा जाए, नहीं तो किसके द्वारा छापा गया। जगह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका पब्लिकेशन कहां से होता था बिहार में। इस तरीके से बिहार का पहला इंग्लिश पेपर है, ये पब्लिश किया गया सन 1875 में। ये वो टाइम है जब हम देखते हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो शुरू किया गया था आर्य समाज। उस समय बिहार में बिहार हेराल्ड शुरू किया जाता है गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और बिहार हेराल्ड के बाद जो दूसरा न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होना शुरू हुआ पटना से 1881 में होता है, उसका नाम है इंडियन क्रॉनिकल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार का पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन था और उसकी पब्लिकेशन बिहार में कहां से शुरू की गई थी? 1875 से ही एक और सवाल। 1875 कहने का मतलब कि ये जब बिहार हेराल्ड शुरू किया गया, एक उसी समय की और घटना है। Which of the following is the oldest district court functioning in बिहार? यानी 1875 में उस कोर्ट को शुरू किया गया, अभी तक वो फंक्शनल है और वो बिहार का ओल्डेस्ट कोर्ट है। कौन है? छपरा का कोर्ट या दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का कोर्ट, मोतिहारी का कोर्ट या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर का कोर्ट। ठीक है, मुजफ्फरपुर हम लोग टीवी स्टेशन के लिए भी देखे थे, पहला बिहार का दूरदर्शन स्टेशन देखे थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के हिसाब से भी मुजफ्फरपुर को जानते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो जजशिप थी वो बनाई गई थी सन 1875 में। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये कोर्ट आता था, आज भी फंक्शनल है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चले आते हैं। ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज कॉल्ड एज तपोवन? जब आप बिहार के रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट को पढ़ें तो बड़े डिटेल में पढ़िए। टूरिज्म वगैरह से सवाल पूछा जाता है। पिछली बार तो स्लोगन ही पूछ लिया गया था, या पिछले के पिछले बार, अगर मुझे सही से याद नहीं आ रहा, आई थिंक 65th में पूछा गया था। यह बताना है कि किस क्षेत्र को तपोवन के नाम से जानते थे, यानी तप का वन, तप यानी कि तपस्या, मेडिटेशन। बक्सर, कैमूर, नालंदा, भोजपुर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। अभी हमने बक्सर को देखा था उज्जैनी राजाओं की वजह से। बक्सर जो है ये शाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से टूट के अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाता है सन 1991 में, 1991 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। और एंशिएंट टाइम में इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे सिद्धि आश्रम यानी जहां सिद्धि मिल सकती है, या फिर करोशी कहा गया, तपोवन कहा गया, और भी कई नामों से जाना गया है इसे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर।
अब जब रामायण सर्किट का जिक्र आ गया है तो रामायण सर्किट से बिहार के 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बक्सर, दूसरा जो जगह है वो है सीतामढ़ी, और जो तीसरा जगह है वही जवाब होगा अगले सवाल का। हिंट, सवाल यह है कि एक जगह है अहिरौली। अहिरौली का कनेक्शन है अहिल्याबाई से, जो कि माइथोलॉजिकल स्टोरी में हम देखते हैं कि सेज गौतम की वाइफ थी। अहिरौली जो जगह है बिहार में कहां पड़ता है? बक्सर, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जब मैंने कह दिया कि बक्सर में नहीं है पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में, तो इसको अभी हटा लीजिए, तो आपके लिए 1/4 काम तो मैंने आसान किया। अब सोच के आपको सही जवाब देना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। जो ये अहिरौली विलेज है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, और यहां पर एक टेम्पल है जिसका नाम है अहिल्या आस्थानम टेम्पल। अहिल्या, ये मतलब कि अहिल्याबाई से इत्तेफाक है, ठीक है। और ठीक, रामायण सर्किट से भी इनका कनेक्शन है इस जगह का। अब अगले सवाल पे चलते हैं। लिटरेचर से सवाल है, किनके द्वारा रचा गया है कैकेयी और ऋतुवंश, और किस भाषा में है? तो भोजपुरी लैंग्वेज में। एक तो सवाल यही बीपीएससी का हो सकता था कि कैकेयी और ऋतुवंश किस भाषा में लिखे गए हैं। जवाब सामने है, अब आपको बता देना किसके द्वारा लिखा गया है। कपिल मुनि पाठक, रत्नेश्वर पाठक, केदारनाथ मिश्र, सुमन सहाय या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मिश्रा। तो भोजपुरी के, मैथिली के, मगधी के जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं उनसे जो मिलते जुलते सवाल हैं बीच बीच में आपसे पूछ रहे हैं, आप भी अपने स्तर से तैयार करते जाइए। अगला जो सवाल है लैक से है, लैकर क्राफ्ट। अगर हिंदी में बोले तो लहठी कहते हैं। बिहार में बहुत फेमस है इंडस्ट्री, दुनिया भर में जाना जाता है। किस चीज के लिए? बैंगल्स के लिए या ज्वेलरी के लिए, पेंटिंग्स के लिए, जरी वर्क के लिए या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो लाह जो है, जिसको चपड़ा भी बोलते हैं, वार्निश पॉलिशिंग में काम आता है, और बिहार में बैंगल इंडस्ट्री बहुत फेमस है। लाह से बने हुए लहठी के बैंगल्स, चूड़ी इस तरीके के दिखते हैं। और जब आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज को देखते हैं और जब आप महाभारत को वहां देखते हैं तो वहां भी एक बहुत अच्छा सा मेंशन है लाह के घर का। और लाह बेसिकली क्या है कि एनिमल का बाय प्रोडक्ट है। इस तरीके से ये कलेक्ट किया जाता है, पेड़ के डंटल वगैरह पर से एकुमुलेट किया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है इस तरीके से बैंगल्स का, ठीक है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी कहना कोई गलत नहीं होगा। और बेड्स, बॉक्सेज, अलग अलग तरीके के डेकोरेशन, स्टूल वगैरह में ब्यूटीफुली इसको इंट्रिकेट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इस सवाल से आपको ये सीख लेना है कि कुछ लोकल, जैसे अगर एम्ब्रॉयडरी है, सुजनी वगैरह है, या बांस का आर्ट है, कहीं पर और किसी तरीके का काम किया जा रहा है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से फोकस होकर पढ़ना है। इस तरीके से हमने बिहार स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा जिन चीजों को हमने जिक्र किया यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।